हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर द टैबलेट डोजेस फॉर्म। टैबलेट डोजेस फॉर्म जो हमने प्रिपेयर किया डिफरेंट मेथड से। टैबलेट डोजेस फॉर्म को कोट किया, डिफरेंट टाइप की कोटिंग यूज की हम लोगों ने, कोटिंग के डिफेक्ट्स देखे। इसी तरीके से टैबलेट्स में भी बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, उनको उनके डिफेक्ट्स देखे। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको भी डिस्कस किया, जैसे डाइल्यूएंट, ग्लाइडेंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट, इन सबको देखा हम लोगों ने। अब उसके बाद लास्ट में हम लोग आ गए हैं, इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए हैं, जिसमें हम बात करने वाले क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट का मतलब होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, क्वालिटी कंट्रोल कह लीजिए या एवोल्यूशन कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको। तो चलिए, सबसे पहले इन टेस्ट को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि ये जो टेस्ट होते हैं टैबलेट की, जो कह सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए, एवोल्यूशन के जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, वो टेस्ट दो तरह के से होते हैं। एक होते हैं ऑफिशियल टेस्ट और दूसरे होते हैं अनऑफिशियल टेस्ट। अब ऑफिशियल और अनऑफिशियल में क्या डिफरेंस होता है, इसको डिस्कस करते हैं। ऑफिशियल टेस्ट का मतलब होता है वह टेस्ट जो कि आपके फार्माकोपिया में दिए गए हैं। ऑफिशियल टेस्ट वह टेस्ट होते हैं जो आपकी फार्माकोपिया में दिए गए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल टेस्ट के नाम से जानते हैं। जबकि जो फार्माकोपिया में नहीं दिए गए हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, अनऑफिशियल टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑफिशियल टेस्ट जो कि हमारे लिए वेट वेरिएशन टेस्ट, इसके जो स्टैंडर्ड है हमारे फार्माकोपिया में आपको आसानी से मिल जाएंगे। दूसरा आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का मतलब है ड्रग कंटेंट, आपके जितनी भी टैबलेट्स आप एक वन टाइम में मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो इक्वल है कि नहीं। उसके बाद फायबिलिटी टेस्ट। फायबिलिटी टेस्ट पहले अनऑफिशियल था, लेकिन आईपी 2007 के बाद या 2007 से क्या हो गया, ये ऑफिशियल हो गया। ठीक, सॉरी 2007 तक अनऑफिशियल था, 2010 में ये ऑफिशियल हुआ है। किसमें, 2010 में। 2007 तक क्या था, अनऑफिशियल था, और 2010 में जाकर क्या हो गया, ये ऑफिशियल हो गया। याद रखना इसको, पहले हम अनऑफिशियली इसको जानते थे। उसके बाद आता है आपका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट आपका ऑफिशियल टेस्ट है। उसके बाद आता है डिसोल्यूशन टेस्ट। इन टेस्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। अब उसके बाद अनऑफिशियल टेस्ट मतलब वह टेस्ट होते हैं जिनके लिए स्टैंडर्ड कुछ फार्माकोपिया में दिए गए नहीं रहते, अदर देन फार्माकोपिया रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए शेप एंड साइज। दूसरा आपका टैबलेट थिकनेस हो गया, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी और हार्डनेस टेस्ट। देखिए हार्डनेस और फ्राइबिलिटी टेस्ट, हार्डनेस और फ्राइबिलिटी टेस्ट कंबाइंडली हम टैबलेट की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को, किसको, टैबलेट की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। किसको, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए आप ये टेस्ट कंबाइंडली यूज करते हो। तो क्लियर है, यहाँ पर ये टेस्ट ऑफिशियल है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को मेजर करने वाला, और दूसरा क्या, अनऑफिशियल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मेन सेक्शन की तरफ चलते हैं, मेन सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं सारे टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट मैंने समराइज करके आपके लिए लिख दिए हैं ताकि एक सिंगल स्लाइड में आपको पूरा कंटेंट एक साथ मिल जाए। तो यहाँ पर पूरे टेस्ट है जो भी आपके टैबलेट से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं वो इस आपके जो डायग्राम कह सकते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं, इसमें आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक ऑफिशियल और अनऑफिशियल टेस्ट को साथ में रखा गया है, एक साथ में रखा गया है। और इसके बाद जब हम बात करेंगे कि इन टेस्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, उनको भी हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, किस पर चलते हैं, टैबलेट साइज एंड टैबलेट शेप के ऊपर। टैबलेट साइज एंड टैबलेट शेप, ये कैसा टेस्ट है, अनऑफिशियल टेस्ट है। हमें पता है कैसा टेस्ट है, अनऑफिशियल टेस्ट है। कैसा, अनऑफिशियल। इसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, माइक्रोमीटर या कैलिपर स्केल मीटर यूज करते हैं। मतलब कैलिपर स्केल मतलब टैबलेट की थिकनेस देखनी हो, टैबलेट का साइज देखना हो, शेप नहीं, साइज। शेप तो आप मैनुअली देख पाओगे, जो आपका बना है, आपने इस तरीके का शेप बनाया सपोज टैबलेट का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा बन गया, वो मैनुअली चेक करो, उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आता, आप उसको मैनुअली देखोगे। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं टैबलेट की साइज के बारे में। तो साइज को मेजर करने के लिए आप माइक्रोमीटर यूज करोगे। साथ ही साथ हम कह सकते हैं क्राउन थिकनेस, किसके लिए, क्राउन थिकनेस को मेजर करने के लिए आप स्लाइडिंग कैलिपर स्केल यूज करोगे। यहां पर यदि हम बात करें, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं। यहां पर यदि बात करें, इसकी लिमिट के बारे में बात करें कि लिमिट क्या होती है, हर टेस्ट की अपनी एक लिमिट होती है। तो आप लिमिट आप लोग देख पा रहे होगा, इसमें +-5% का वेरिएशन क्या कंसीडरेबल है, कितना
+-5% का वेरिएशन कंसिडरेबल है, ओनली +-5% का। इससे अगर ज्यादा टैबलेट का साइज हो जाता है या इस लिमिट से कम साइज हो जाता है, मान लीजिए आपकी एक टैबलेट है 10 mm की है, सपोज करें, उसका साइज कितना 10 mm, तो 10 mm का 5% कितना हो जाएगा, 10 mm का 5% कितना होगा, 10% 1 mm और 0.5% 0.5 mm 5%, तो आपकी 10.5 mm से बड़ी नहीं होनी चाहिए और 9.5 mm से कम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ये जो टेस्ट हम लोग लगाते हैं, जो लिमिट्स रहती है, जैसे सपोज आपकी टैबलेट का जो साइज आ रहा है, सपोज आपकी टैबलेट का साइज कितना आ रहा है बेटा, 10 mm आ रहा है टैबलेट का साइज, और इसमें वेरिएशन जो कंसिडरेबल है +-5% वेरिएशन कंसिडरेबल है, मतलब 10 mm का 5% होता है 0.5 mm। तो आपकी टैबलेट का जो साइज होना चाहिए इस रेंज में होना चाहिए, किस रेंज में, 10.5 से 9.5 mm, मतलब 9.5 mm से छोटी नहीं होनी चाहिए और 10.5 mm से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये होता है कुल मिला के बाद। तो हमें ये याद रखना चाहिए टैबलेट अगर बन रही है, क्योंकि टैबलेट का अगर साइज अगर चेंज होगा तो कंटेंट चेंज होगा, वेट चेंज होगा, दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। चलिए अब दूसरी बात करें, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें चलते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। मतलब ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपके सेंसेस से रिलेटेड हो, दिखने में, सूंघने में, टेस्ट करने में, ठीक है। ये 3 सेंसेस हम बेसिकली डोजेस फॉर्म में कंसीडर करते हैं। कौन कौन से? आपका विजन, स्मेल और टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली अगर देखें तो टेस्ट और स्मेल का ऐसा कुछ नहीं था टैबलेट डोजेस फॉर्म में, लेकिन हाँ कलर इंटेंसिटी, जो आपने कलरेंट यूज किया था, ये ध्यान कीजिए, जो आपने कलरेंट यूज किया था उसके लिए टैबलेट को सूटेबल कलर देने के लिए, तो उसको या फिर कह सकते हैं कि ग्लॉस, जो आपने जो शुगर कोटिंग में जो आपने ग्लॉस प्रोवाइड की थी, उसको क्रॉस चेक करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए 3 मेथड आप यूज कर सकते हो। किसको वेरीफाई करने के लिए? कलर यूनिफॉर्मिटी, ध्यान दीजिएगा, कलर यूनिफॉर्मिटी और ग्लॉस को वेरीफाई करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए आप रिफ्लेक्टेंस, इसको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, कलरीमेट्रिक मेजरमेंट और साथ ही साथ माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर, ये हमें याद रखने हैं। कौन से? रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, कलरीमेट्रिक मेजरमेंट और साथ ही साथ क्या? रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर। ये ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज भी कैसी होती है? अनऑफिशियल टेस्ट होती है। कैसे टेस्ट होती है? अनऑफिशियल टेस्ट, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये एक और अनऑफिशियल टेस्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं। अब आते हैं कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। किस टेस्ट के पास चलते हैं हम? कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। और ये टेस्ट ऑफिशियल होता है, यहां पर जगह नहीं थी, इस टेस्ट को मैंने आगे डिस्कस किया है। चलिए इस टेस्ट के लिए हम आगे देखते हैं। तो ये कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट है आपके पास। इसमें क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें हमें क्या करना है कि 30 टैबलेट्स लेनी है। कितनी लेनी है? 30 टैबलेट्स, टोटल 30 टैबलेट्स। और इन टोटल 30 टैबलेट्स में क्या करना पड़ेगा हमें? शुरुआत में 10 टैबलेट्स लेनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। आपको टोटल कितनी टैबलेट्स यूज करना है? शुरुआत में कितनी लेना है आपको? 30 टैबलेट्स लेना है, 30। लेकिन 30 के 30 यूज नहीं कर लेना, इसको ऐसे सेपरेट कर देना, 10 और 20। 20 को हम स्टोर के लिए रख दिया, रेस्ट, उसको अभी नहीं कर रहे टेस्ट, रेस्टिंग के लिए रख दिया, उसे टेस्ट नहीं कर रहे। तो यहां पर देखेंगे, ठीक है, यहां पर देखेंगे जो 10 टैबलेट्स के ऊपर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि जैसे आपकी 1000 टैबलेट आपने प्रिपेयर की, कितनी 1000 टैबलेट्स आपने प्रिपेयर की, और 1000 टैबलेट्स में ड्रग कंटेंट जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। यदि कम होगा, ज्यादा होगा, तो देयर विल बी चांसेस ऑफ द किसके चांसेस होंगे कि ड्रग का इफेक्ट अलग अलग आएगा। जैसे आपने ज्यादा डोज वाली ड्रग ले ली, उसका इफेक्ट ज्यादा आया, साइड इफेक्ट भी आए। कम डोज वाली ड्रग ले ली, कम डोज वाली टैबलेट ले ली, तो उसका क्या होगा? इफेक्ट नहीं आया। अगर आपने उतनी ली है तो इफेक्ट आएगा। तो 3 कंडीशन हो सकती हैं। देखिए, अगर कंटेंट ज्यादा, कंटेंट मतलब यहाँ पे, कंटेंट का मतलब ध्यान दीजिए, कंटेंट का मतलब है यहाँ पर क्या? एपीआई, ये ड्रग को बता रहा है। तो कंटेंट शुड बी यूनिफॉर्म इन ईच एंड एवरी टैबलेट्स ऑफ पर्टिकुलर बैच। बैच का मतलब होता है, आप लोग अगर इंडस्ट्री गए होगा, देखा होगा, बैच मतलब एक साथ में उसका जो फॉर्मुलेशन का पूरा फॉर्मूला तैयार किया जाता है, पूरा मास तैयार किया जाता है, उसको एक साथ में हम प्रोसेसिंग के लिए ट्रांसफर कर देते हैं।
तो एक साथ जो प्रोसेसिंग में जो टैबलेट बनी है उस पर क्लेम्ड अमाउंट है, सपोज उसमें क्लेम्ड अमाउंट कितना था, ये मान लीजिए सपोज 10 mg था, तो जितने भी टैबलेट्स बने 1000 टैबलेट्स बने या 1 लाख टैबलेट बने या 10 लाख टैबलेट्स बने, सभी के सभी टैबलेट्स में ड्रग कंटेंट 10 mg होना चाहिए, 10 mg होना चाहिए। ये प्राइमरी कंडीशन है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, आइडियली इट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं हम यहां पर, एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होते, हम यहां पर एक रेंज देंगे, कितना 85% से 115%, मतलब प्लस माइनस 15% का वेरिएशन चलेगा, कितना प्लस माइनस 15% का वेरिएशन चलेगा, कितना प्लस माइनस 15% का वेरिएशन कंसीडरेबल है, कितना, ठीक, मतलब जो टैबलेट्स पास होंगी, सपोज जो टैबलेट्स पास होंगी उसमें ड्रग कंटेंट इस रेंज में होना चाहिए। सपोज एक एग्जांपल के तौर पर देख ले, यदि मान लीजिए आपकी टैबलेट 100 mg की है, कितने की 100 mg की, तो ध्यान दीजिएगा 100 mg की अगर मान लीजिए आपकी कोई टैबलेट है तो उसमें ये क्लेम्ड है, मतलब ये बैच में कितने की 100 mg की टैबलेट बननी चाहिए, तो 100 mg का 15% कितना होगा 15 mg। तो आपकी जो टैबलेट जो बनेंगी सभी के सभी टैबलेट में ड्रग कंटेंट 85 mg से लेकर 115 mg के बीच में होना चाहिए, इतना होना चाहिए ड्रग कंटेंट, ठीक। यदि 10 की 10 टैबलेट में है, यदि 10 की 10 टैबलेट में है तो टेस्ट पास हो जाएगा, बाद बाकी 20 को हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन यदि 9 पास हो गई, 9 पास हो गई और एक क्या हो गई फेल हो गई, एक क्या हो गई फेल हो गई, ठीक, ये क्या होगी फेल, एक क्या होगी फेल हो गई। लेकिन जो फेल जो हो रही है, लेकिन जो फेल हो रही है उसका जो फेल होने का जो क्राइटेरिया है 75% से 125% के बीच में होना चाहिए, मतलब फेल भी हो रही है तो क्या करना पड़ेगा उसमें, मतलब एक फेल होने का मतलब है इसमें ड्रग कंटेंट ज्यादा है या कम है, किससे प्लस माइनस 15% से, मतलब लेकिन फेल हो रही है तो उसमें ड्रग कंटेंट प्लस माइनस 25% तक ही कंसीडरेबल होगा, उससे अगर ऊपर जाएगा तो टेस्ट फेल होगा। लेकिन यदि एक टैबलेट फेल हो गई है, 9 पास हो गई है, तो हम बची हुई 20 टैबलेट्स को क्या करेंगे, ऐसे करेंगे और उसमें ड्रग कंटेंट फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, नॉट मोर देन 1, ठीक है ना, नॉट मोर देन 1 30 डोजेज यूनिट्स, मतलब 30 टैबलेट्स में एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए टैबलेट फेल। ये कौन सी थी, वो पहले फेल हो गई थी वो, ठीक है, एक कौन सी थी वो पहले फेल हो गई थी, वो एक है तो शुरुआत जिसके कारण हमें 20 को लेना पड़ा था। तो कहने का मतलब है कि 30 में से अगर आपने क्या किया रिमेनिंग 20 को यूज कर लिया तो 30 में से 29 को पास होना पड़ेगा। एक यदि फेल हो रही है तो उसका फेल का क्राइटेरिया क्या होगा, प्लस माइनस 25% के अंदर ही होना चाहिए। ये होता है आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट में यदि हम देखें कि टेस्ट किसके लिए एप्लीकेबल होता है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ये आपका पोटेंट ड्रग, ऐसी टैबलेट जिनमें जो कि पोटेंट ड्रग से बनी होती है, मतलब ऐसी पोटेंट ड्रग, ऐसी टैबलेट्स जो कि पोटेंट ड्रग से फॉर्मुलेट होती हैं। पोटेंट ड्रग क्या होती हैं, वह ड्रग होती हैं जो कि लेस क्वांटिटी में इफेक्टिव होती हैं। तो ऐसी ड्रग जो कि जिसका डोज साइज, जिनका डोज साइज लेस देन 10 mg होता है या पोटेंट होती हैं, तो उनके लिए कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इससे ज्यादा mg वाली टैबलेट के लिए परफॉर्म नहीं करेंगे। एग्जांपल मैंने बता दिया था, कंफ्यूज मत होना, एग्जांपल के लिए बताया था। लेकिन 10 mg से ऊपर की अगर टैबलेट है तो उसके लिए इसको परफॉर्म नहीं करेंगे। दूसरा यदि कहने का मतलब है कि हायर डोज साइज वाली टैबलेट के लिए कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। और किसके लिए परफॉर्म नहीं करेंगे, मल्टी विटामिन टैबलेट्स के लिए परफॉर्म नहीं करेंगे और ट्रेस एलिमेंट टैबलेट के लिए परफॉर्म नहीं करेंगे। ऐसी टैबलेट जिसमें मल्टी विटामिन और ट्रेस एलिमेंट होते हैं, उन टैबलेट के लिए आप कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट परफॉर्म नहीं करोगे। ठीक, आगे बढ़े, चलिए वापस आते हैं। तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ऑफिशियल टेस्ट हम लोगों ने देख लिया।
अब जाते हैं हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ के पास। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मैंने बताया था आपको दो तरह की होती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एक तो होती है हार्डनेस और दूसरी होती है फ्राइबिलिटी। तो इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हार्डनेस। हार्डनेस कैसा टेस्ट होता है? अनऑफिशियल टेस्ट होता है। हार्डनेस कैसा होता है? अनऑफिशियल टेस्ट होता है। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप की हार्डनेस होती है, टैबलेट्स की डिफरेंट टाइप की हार्डनेस होती है। और ये अगर देखें कि आपकी सस्टेंड रिलीज टैबलेट की हार्डनेस ज्यादा होगी और एफर्विसेंट टैबलेट या डिस्पर्सिबल टैबलेट की हार्डनेस कम होगी। ओवरऑल अगर देखें तो हार्डनेस के बारे में बात करें 3 to 5 kg के बीच में होती है हार्डनेस। कितने? 3 से 5 kg के बीच में होती है। ठीक, अब हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? मॉन्सेंटो या स्टॉक हार्डनेस टेस्टर, इरविका हार्डनेस टेस्टर, स्ट्रॉन्गकॉव हार्डनेस टेस्टर, फाइजर टेस्टर और सोलेनाइजर टेस्टर। ये टेस्टर होते हैं जो कि किसके लिए परफॉर्म करते हैं? हम किसके लिए परफॉर्म करते हैं? हम हार्डनेस को मेजर करने के लिए परफॉर्म करते हैं। तो ये समझ में आया होगा। हार्डनेस के लिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, हम इतनी पढ़ रहे हैं कि हार्डनेस को चेक करने के लिए आप इतने इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फ्राइबिलिटी टेस्टिंग। फ्राइबिलिटी टेस्टिंग आपका ऑफिशियल टेस्ट है। मैंने बताया था कि 2007 तक आईपी 2007 तक ये अनऑफिशियल था, 2010 से ऑफिशियल हो गया। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो रोचे फ्राइबिलेटर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? रोचे फ्राइबिलेटर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। ये ट्रांसपेरेंट, इसमें क्या होता है अगर रोचे फ्राइबिलेटर इंस्ट्रूमेंट को देखें तो ट्रांसपेरेंट सिंथेटिक पॉलीमेरिक चैम्बर होता है। आप लोगों ने देखा होगा, गोल से ड्रम टाइप का होता है। और इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है 283 से 291 mm के बीच में होता है। और इसकी जो अंदर की साइड डेप्थ होती है, मतलब ऐसे दिखता है ना, तो अंदर की जो डेप्थ होती है वो 36 से 40 mm होती है। और इसको जो हम ऑपरेट करते हैं, इसको जब हम ऑपरेट करते हैं कितनी टाइम के लिए करते हैं? 4 मिनट के लिए करते हैं। कितने टाइम के लिए करते हैं? 4 मिनट के लिए इसको ऑपरेट करते हैं। और टोटल कितने रिवॉल्यूशन के लिए करते हैं? 100 रिवॉल्यूशन के लिए करते हैं। और यदि आरपीएम के हिसाब से देखें, अगर हम आरपीएम के हिसाब से देखें 25 ± 1 आरपीएम के लिए ऑपरेट किया जाता है, मतलब 4 मिनट में। ठीक है, 4 मिनट में क्या होता है कि टैबलेट जो होती है आपकी इस फ्राइबिलेटर अपरेटस में रखी जाती है। और हर बार ये हर 1 मिनट में 25 रिवॉल्यूशन होने चाहिए। मैं अभी बताऊंगा इंस्ट्रूमेंट का नाम। और यहां पर देखेंगे टैबलेट कितनी हाइट से गिरती है? 6 इंचेस या 15 सेंटीमीटर हाइट से गिरती है। और इसकी लिमिट 0.5 से 1% यूएसपी के हिसाब से और नॉट मोर देन 1% आईपी के हिसाब से होती है। चलिए मैं आपको इंस्ट्रूमेंट के पास लेके चलता हूं। ये रहा, ये तो हार्डनेस टेस्टर, ये रहा आपका रोचे फ्राइबिलेटर। अच्छा, फ्राइबिलिटी क्या होती है? जी हाँ, यदि 10 में शुरुआत में 10 में ही कंटेंट यूनिफॉर्मिटी 85 से 115% के बीच में होती है तो रिमेनिंग 20 का हम यूज नहीं करेंगे, टेस्ट पास है। ठीक है। फ्राइबिलिटी क्या होती है कि जब हम टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो क्या करते हैं, टैबलेट को ऐसे तो नहीं संभाल के रखते हो, बोला संभाल के रख दिया ऐसे प्लेट में लेके, नहीं, टैबलेट बन रही है और ऐसे फेंक दिया, अडर डाल दिया, फिर ट्रांसपोर्टेशन में गई, स्ट्रिप इधर फेंक दी उधर फेंक दी, डिस्ट्रीब्यूशन में भी इस तरीके से। तो कंटिन्यूसली क्या होती है आपकी टैबलेट, क्या होती है, शॉक मतलब आपके मैकेनिकल शॉक, गिरना उठना पड़ना, झटके सहन करना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में। तो उसके कारण क्या होती है, टैबलेट का कुछ पार्ट टूट सकता है, या हो सकता है कि पूरी की पूरी टैबलेट ही टूट सकती है, कुछ पार्ट टूट सकता है या पूरी की पूरी टैबलेट टूट सकती है। तो कितना पार्ट टूटने की संभावना है उसको बोलते हैं हम फ्राइबिलिटी, मतलब टूट फूट कितनी होगी वो पहले से हमें मेजर करके रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप देख पा रहे होंगे एक फ्राइबिलेटर अपरेटस होता है। यहाँ पर टैबलेट को हम रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम टैबलेट को रख देते हैं, ठीक है, टैबलेट को प्लेस कर दिए यहाँ पर, और प्लेस करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको रोटेट कर देंगे, कितने के लिए, 25 आरपीएम के लिए, मतलब 25 आरपीएम कितने टाइम के लिए, 4 मिनट्स के लिए। टोटल कितने टाइम घूमेगा ये, 100 रिवॉल्यूशन के लिए घूमेगा। इसमें जो टैबलेट गिरती है कितनी हाइट से गिरती है, 15 सेंटीमीटर या 6 इंचेस की हाइट से गिरती है, 15 सेंटीमीटर और 6 इंचेस की हाइट से गिरती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहां पर ये हमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितने यार कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो रोचे फ्राइबिलेटर, इसका नाम होता है रोचे फ्राइबिलेटर। और इसकी जो मेजरमेंट आपको बता दिया मैंने आपको, मेजरमेंट क्या होता है, इसकी डेप्थ क्या होती है और इसका रिवॉल्यूशन कितना होता है, सब मैंने आपको बता दिया। लिमिट्स देख लीजिए, मैंने आपको अभी बताया था 0.5 से 1% और नॉट मोर देन 1% आईपी होता है, ठीक है।
अब यहां पर देखेंगे परसेंट फ्राइबिलिटी। परसेंट फ्राइबिलिटी के बारे में बात करें कैसे निकालते होंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑपरेशन शुरू करने से पहले हम टैबलेट का वेट कर लेते हैं, तो इनिशियल वेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पूरा ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे 4 मिनट के बाद, फिर उसका वेट कर लेंगे, तो ये फाइनल वेट हो जाएगा। तो इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट अपॉन इनिशियल वेट मल्टीप्लाई 100, तो आपका क्या निकल जाएगा, परसेंट फ्राइबिलिटी हो जाएगी। तो मतलब नॉट मोर देन, दोनों में अगर देखें तो कॉमन चीज क्या है, नॉट मोर देन 1% फ्राइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। 1% से ज्यादा फ्राइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। 1% से ज्यादा अगर फ्राइबिलिटी हो रही है मतलब आपकी टैबलेट गड़बड़ है। ठीक, तो फ्राइबिलिटी टेस्ट देख लिए, सारे के सारे मेजरमेंट देख लिए। फिर उसके बाद आते हैं हम वेट वेरिएशन टेस्ट पर बात करते हैं। किस पर बात करें, कुछ बुक्स में 6 टैबलेट्स लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में 10 टैबलेट्स लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में 20 टैबलेट्स लिखा हुआ है, अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ बुक्स में लिखा है 10 टैबलेट्स के आसपास लिखा हुआ, कुछ बुक्स में 10, कुछ 6 भी लिखा है, 20, लेकिन आइडियली हम 10 टैबलेट्स लेते हैं। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं हम किसके ऊपर बात करते हैं, वेट वेरिएशन टेस्ट के। वेट वेरिएशन टेस्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, एक ऑफिशियल टेस्ट होता है। ऑफिशियल टेस्ट मतलब वह टेस्ट होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि इसके जो कह सकते हैं कि इसके फार्माकोपिया में, इसके जो मेजरमेंट्स या कह सकते हैं कि फार्माकोपिया में इसके वैल्यूज ऑफिशियल स्टैंडर्ड दिए गए हैं। वेट वेरिएशन टेस्ट, यहां पर आईपी और यूएसपी में थोड़ी कंट्रोवर्सी है, आईपी कुछ कहती है, यूएसपी कुछ कहती है। तो यहां पर वेट वेरिएशन टेस्ट में हमने टैबलेट को अकॉर्डिंग टू दी वेट 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। ये एक टैबलेट हो गई, ये टैबलेट 80 mg और 80 mg से और कम इसका वेट होता है 80 mg और लेस देन 80 mg, तो इसको बोलते हैं स्मॉल साइज की टैबलेट। जब वेट मोर देन 80 mg बट लेस देन 250 mg, 80 mg से ज्यादा लेकिन 250 mg से कम, इसको बोलते हैं मीडियम। क्या बोलते हैं हम, मीडियम साइज टैबलेट। और जब टैबलेट का वेट 250 mg या उससे ज्यादा, 250 mg या उससे ज्यादा होता है, 250 mg या उससे ज्यादा होता है, इसको लार्ज साइज की टैबलेट बोलते हैं। अब यहां पर आईपी और यूएसपी में कंट्रोवर्सी है। कैसी कि आईपी मानती है कि हमारी जो टैबलेट है सबसे छोटी 80 mg और उससे कम की है, जबकि यूएसपी बोली हमारी सबसे छोटी टैबलेट जो है 130 mg या उससे कम वेट की है। वहीं मीडियम साइज की टैबलेट में बोलती है कि हमारी जो टैबलेट है 130 mg से ज्यादा है बट 324 mg से कम है, ये मीडियम साइज की हो गई। और वहीं लार्ज साइज की टैबलेट जो होती है 324 mg और उससे ज्यादा की। तो यहां पर देखिए वैल्यू में यहाँ पर 80 और 130 याद रखिएगा, यहाँ पर 80 से 250, यहाँ पर 130 से 324, 130 से 324। तो ये वैल्यू बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए 80, दो वैल्यू याद रखनी है यहाँ पर, 80 से 250, 80 mg और 80 mg से कम स्मॉल साइज की, 80 mg से ज्यादा 250 mg से कम मीडियम साइज की, 250 mg से 250 mg और 250 mg से ज्यादा लार्ज साइज की। यहां पर देखेंगे 130 से 324, 130 mg या 130 mg से कम साइज की क्या कहलाएगी, स्मॉल साइज की। 130 mg से ज्यादा लेकिन 324 mg से कम मीडियम साइज की। वहीं 324 mg से ज्यादा या 324 mg वो क्या कहलाएंगे आपके लार्ज साइज की। तो ये आईपी हो गए, ये यूएसपी। ये कंट्रोवर्सी है सबसे बड़ी, यहाँ पर और भी कंट्रोवर्सी आपको मिलेंगी। तो यहां पर आप देखेंगे परसेंटेज डेविएशन दोनों में सिमिलर रहेगा। स्मॉलर साइज की टैबलेट के लिए 10%, लार्ज साइज की टैबलेट के लिए 7 और मीडियम साइज के लिए 7.5% और लार्ज साइज की टैबलेट के लिए +-5%। तो वेट टैबलेट का बढ़ेगा तो जो वेट वेरिएशन का क्राइटेरिया वो छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम वेट वेरिएशन, क्योंकि ऑफिशियल टेस्ट में ये वैल्यू याद रखिएगा।
चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ऑफिशियल टेस्ट है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसका टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्वेश्चन आता है कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसका टेम्परेचर कितना होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका टेम्परेचर जो होता है 37 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि डिसोल्यूशन अपरेटस का जो टेम्परेचर रहता है यूजुअली 37 ± 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिफरेंस होता है डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन में। डिसइंटीग्रेशन में बोल रहा है कि 37 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, जबकि डिसोल्यूशन का जो टेम्परेचर होता है डिसोल्यूशन टेस्ट अपरेटस का ±37 ± 0.5% होता है। ये एक ऑफिशियल टेस्ट है। इसमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं, हम लोग इंस्ट्रूमेंट को देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये आपका डिसइंटीग्रेशन आपका जो टेस्ट अपरेटस है, इसमें ये बास्केट रैक असेंबली होती है। आप देख पा रहे होंगे बास्केट रैक असेंबली है। इसमें 6 सॉलो ट्यूब्स रहती हैं। ये दिख रही होंगी आपको, ये 6 सॉलो ट्यूब्स। यहाँ से एक सिरा खुरा हुआ, 2 3 4 5 6 ये ऊपर के एंड दिखाई दे रहे होंगे आपको। देखिए यहाँ से अगर देखिए ये, और ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, तो ये दिखाई दे रहे होंगे 6। तो यहाँ पर देखिए ये एक मोटर से जुड़े हुए, ये बास्केट रैक असेंबली पूरी की पूरी मोटर से जुड़ी हुई है। मोटर अप एंड डाउन मोशन में मूव करती है। कितने मोशन में मूव करती है? 28 से 32। कितना? 28 से 32 साइकिल पर मिनट। याद रखना, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये जो बीकर दिखाई दे रहा है, बीकर में आपको डिसइंटीग्रेशन मीडियम भरना पड़ेगा। 0.1 नॉर्मल HCl हो सकता है, फॉस्फेट बफर हो सकता है, सिंपल वाटर भी हो सकता है। ये आपकी 6 सॉलो ट्यूब्स असेंबली रहती है। ये आपस में 2 प्लास्टिक प्लेट्स रहती है, डिस्क रहती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक प्लेट्स रहती है, प्लेट्स इस टाइप की। मैं आपको बता के, यहाँ पर देखिए ये प्लेट ऊपर रहती है और एक प्लेट क्या होती है, नीचे होती है। इन 2 प्लेट्स के में ये फंसी रहती है इस तरीके से, देखा भी होगा आप लोगों ने। ऊपर का एंड इनका ओपन रहता है, ऊपर का एंड ओपन रहता है। नीचे का जो एंड रहता है वो आपका 10 मैश स्क्रीन, कितना? 10 मैश स्क्रीन से बंद रहता है, क्लोज रहता है। 10 मैश स्क्रीन से बंद रहता है ताकि टैबलेट गिर ना जाए। यहां पर आपने मीडियम भरा और टेम्परेचर कितना रखना है हमें उसको? 37 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये स्पेसिफिकेशन था आपका कौन सा? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस का। मैंने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता ही दिए सारे। चलिए, तो यहां पर हम मैंने फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें डिफरेंट टाइप की टैबलेट्स का। डिफरेंट टाइप की टैबलेट्स की डिसइंटीग्रेशन टाइम की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर देखिए आप अलग अलग दिया हुआ है टाइप्स ऑफ टैबलेट्स या टाइप्स ऑफ डोजेस हम कह सकते हैं। अनकोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट, एंटेरिक कोटेड टैबलेट, एफर्वेसेंट टैबलेट, वजाइनल टैबलेट, डिस्पर्सिबल टैबलेट, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम उठाते हैं किसको? अनकोटेड टैबलेट। यहां पर भी आईपी और यूएसपी में कंट्रोवर्सी मिल जाएगी। यहां पर मीडियम क्या? वाटर रहेंगे, टेम्परेचर 37 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर आईपी बोलती है कि डिसइंटीग्रेशन टाइम अनकोटेड टैबलेट का 50 मिनट या 50 मिनट से कम होना चाहिए। वहीं यूएसपी बोलती है इसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होना चाहिए वो 30 मिनट या 30 मिनट से कम होना चाहिए। ये एक कंट्रोवर्सी हो गई यहां पर सबसे बड़ी। अब आते हैं शुगर कोटेड टैबलेट। यहां पर मीडियम वही है वाटर। यहां पर सिमिलरिटी है दोनों, आईपी यूएसपी बोलते हैं 60 मिनट या 60 मिनट से कम होना चाहिए शुगर कोटेड, और यूएसपी बोलती है 60 मिनट या 60 मिनट से कम चलेगा। फिल्म कोटेड के लिए आप मीडियम वाटर यूज करते हो या फिर कभी कभी 0.1 नॉर्मल HCl भी यूज करते हो। कितना? वाटर यूज कर सकते हो, कभी कभी 0.1 नॉर्मल HCl यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो डिसइंटीग्रेशन टाइम रहेगा 30 मिनट या उससे कम हो सकता है, और या यूएसपी में भी 30 मिनट या उससे कम हो सकता है। यहाँ पर बराबर है। शुगर कोटेड का 60 मिनट, फिल्म कोटेड का 30 मिनट, याद रखना। अब आते हैं इंपोर्टेंट, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटेरिक कोटेड का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है। तो टोटल अगर करें, टोटल अगर देखें, चाहे आईपी के हिसाब से देखें चाहे यूएसपी के हिसाब से देखें, तो टोटल टाइम आता है इसका 180 मिनट्स। कितना? 180 मिनट्स। 3 गुना। अगर शुगर कोटेड के कंपैरिजन में देखें तो 3 गुना, और फिल्म कोटेड के कंपैरिजन में देखें तो 6 टाइम आएगा। कितना आएगा? हाँ जी बिल्कुल, दोनों को याद रखना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो, कोई आईपी यूएसपी कुछ ना दिया हो, तो आपको आईपी लगाना, आईपी के हिसाब से सोचना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर टाइम 180 मिनट्स है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इंटेरिक कोटेड का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो कितना है आपका? 180 मिनट। कितना? 180 मिनट्स। लेकिन यहां पर भी कंट्रोवर्सी है आईपी और यूएसपी में। क्या कंट्रोवर्सी है? यहां पर मिनट्स बदल गए हैं, एक्सचेंज हो गए हैं। देखिए आईपी बोलती है
कि यहाँ पर हम क्या करना पड़ता है, इंटर कोटेड टैबलेट का हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। दो अलग अलग मीडियम यूज करते हैं, दो अलग अलग मीडियम यूज करते हैं। पहला मीडियम आपका 0.1 नॉर्मल HCl होता है, दूसरा मीडियम फास्फेट वेपर। ये 0.1 नॉर्मल HCl हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, फास्फेट वेपर। दो अलग अलग मीडियम हमको यूज करना पड़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग मीडियम आप यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर जो 0.1 नॉर्मल HCl है किससे मिमिक कर रहा है, किसके साइमुलेटेड है, साइमुलेटेड मतलब मिलता जुलता, हमारे गैस्ट्रिक फ्लूइड से, क्योंकि गैस्ट्रिक फ्लूइड की पीएच भी कम होती है और 0.1 नॉर्मल HCl की पीएच भी कम होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो टैबलेट होती है कहां पर जाती है, स्टमक में जाती है। स्टमक में क्या है, HCl पीएच क्या होती है, एसिडिक पीएच होती है, एसिडिक पीएच। तो इसलिए हमने क्या रखा, एसिडिक पीएच पर रखा हमने अपनी टैबलेट को। फिर उसके बाद हमारी टैबलेट निकल गई। आपको पता है कि जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती है वो स्टमक में डिसॉल्व नहीं होती, डिसइंटीग्रेट नहीं होती, उसका जो पॉलीमर है इंटैक्ट बना रहता है। फिर क्या करेंगे, फिर टैबलेट आगे बढ़ेगी, कहां पर जाएगी, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पर जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच कैसी होती है, न्यूट्रल, न्यूट्रल से स्लाइटली एल्कलाइन, ये होती ना, न्यूट्रल टू स्लाइटली एल्कलाइन। तो उसके लिए मिमिक करता हुए या साइमुलेटेड हमें क्या करना पड़ेगा, फॉस्फेट बफर यूज करना पड़ेगा। ये फॉस्फेट बफर क्या हो रहा है, साइमुलेटेड टू दी इंटेस्टाइनल फ्लूइड। तो आपने एक पीएच कौन सी ली है, आपने एसिडिक पीएच ली है, जो कि गैस्ट्रिक पीएच कह सकते हैं हम इसको, क्या कह सकते हैं, गैस्ट्रिक पीएच। और ये हमने दूसरी पीएच ली है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल पीएच। दोनों पर करना पड़ेगा हमें, स्मॉल इंटेस्टाइनल पीएच। ओके, ये दोनों पीएच हो गई। तो यहां पर बोलती है कि आईपी बोलती है कि 120 मिनट्स के लिए गैस्ट्रिक पीएच पर रखो या 0.1 नॉर्मल HCl पर रखो। कितने के लिए, 120 मिनट्स के लिए। वहीं यूएसपी बोलती है कि इसको, यूएसपी बोलती है कि 60 मिनट के लिए रखिए। यूएसपी क्या बोलती है, इसको 60 मिनट के लिए रखिए। एक बड़ा कंट्रोवर्सी है, आईपी बोल रही है 120 मिनट के लिए रख रही है, यूएसपी बोलिए 60 मिनट के लिए रखिए। वहीं अब इसको क्या कहां रखेंगे आप, उसके बाद नेक्स्ट उसमें बोलेंगे कि ये आईपी बोल रही है इसको, सॉरी ध्यान दीजिएगा, आईपी बोल रही है इसको आईपी बोल रही है इसको 0.1 नॉर्मल HCl में रखेंगे कितना, 120 मिनट के लिए। और फिर यूएसपी बोल रही है इसको 60 मिनट के लिए रखेंगे 0.1 नॉर्मल HCl में। ठीक है, मैंने ऐसे बता दिया तो ऐसे बता रहा हूं। ठीक, फिर उसके बाद फॉस्फेट बफर में कितने टाइम के लिए रखोगे आप, आईपी के हिसाब से 60 मिनट के लिए, यूएसपी के हिसाब से 120 मिनट के लिए। तो टोटल मिनट 180 होगा, लेकिन पैटर्न बदल जाएगा। पहले आईपी में पहले 120, फिर 60, यूएसपी में 60, फिर 120, बात भाई बराबर है। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद बात करते हैं इफरवेसेंट टैबलेट के बारे में। इफरवेसेंट टैबलेट को आप किसमें, इसके लिए क्या यूज करो, इफरवेसेंट टैबलेट जो आप करोगे वो किस में करोगे, इसका जो परफॉर्म वाटर में करोगे, और क्वांटिटी वाटर की 250 ml। यहाँ पर 1 लीटर के आसपास ले लेते हैं हम लोग, नॉर्मली कितने लेते हैं, 1 लीटर के आसपास लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 250 ml, क्योंकि ये बॉडी के बाहर हमें डिसइंटीग्रेट करानी होती है। कौन, इफरवेसेंट टैबलेट। टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और टाइम इंपॉर्टेंट है इसका टाइम 5 मिनट या उससे कम। वेजाइनल टैबलेट वाटर में डिसइंटीग्रेट कराई जाती है, इसका 30 मिनट या उससे कम होता है इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम। वहीं डिस्पर्सिबल टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम जो होगा वो आपका 3 मिनट या उससे कम होगा, और ये टेस्ट परफॉर्म होगा वाटर में। यहाँ पर टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड हमें रखना पड़ेगा। वहीं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल वैसे पढ़ाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन लगे आता बता देता हूँ। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए जो डिसइंटीग्रेशन टाइम आएगा वो 30 मिनट, और सॉफ्ट के लिए कितना आएगा, 60 मिनट, याद रखिए। यूएसपी और आईपी दोनों सहमत हैं। आईपी और यूएसपी कहां पर असहमत होती हैं, यहां पर अनकोटेड टैबलेट के लिए, कहां पर, एंटेरिक कोटेड टैबलेट के लिए, यहां पर असहमत है बस, और बाद बाकी सब जगह सहमति है। यहां पर भी सहमति है, लेकिन उलट है, 120 60 60 120 इस तरीके से। क्लियर, चलिए ये देखिए हार्डनेस लिमिट मैंने आपको बताई थी, एवरेज हाइट 3 to 5 होती है, तो मैं आपको बता देता हूं, लगे आता हूं। सॉफ्ट टैबलेट की हार्डनेस 2 kg होती है, हार्डनेस की यूनिट केजी में होती है, याद रखना। सस्टेन रिलीज की 8 kg होती है। जनरल टैबलेट्स जो नॉर्मल टैबलेट्स है, सिंपल कंप्रेस टैबलेट 4 kg। हार्ड टैबलेट की, हाँ ये जब मैं कैप्सूल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी आंसर इसका छोड़ दीजिए। हार्ड जिलेटिन की 6 kg और इफरवेसेंट टैबलेट की 1.3 kg होती है।
ये बेटा ये ध्यान दीजिएगा कि ये ड्रग का पेंटोप्राजोल ड्रग है। यहां पर मैं टैबलेट की बात कर रहा हूं, मैं टैबलेट की बात कर रहा हूं, ड्रग की बात नहीं कर रहा। तो जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट होगी उसका टोटल डिसइंटीग्रेशन टाइम 180 मिनट होगा, अनकोटेड टैबलेट का 50 मिनट या 30 मिनट होगा, फिल्म कोटेड का 30 मिनट, शुगर कोटेड का 60 मिनट, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का 30 मिनट, सॉफ्ट का 60 मिनट। ओके, तो इस तरीके से हम अलग अलग होता है। डिस्पर्सिबल टैबलेट का 3 मिनट या उससे कम होगा, वजाइनल टैबलेट का 30 मिनट या उससे कम होगा, एफर्वेसेंट टैबलेट का 5 मिनट या उससे कम होगा। क्लियर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑफिशियल टेस्ट, इंपोर्टेंट ऑफिशियल टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट। याद रखना कौन सा, डिसोल्यूशन टेस्ट। ये नेक्स्ट ऑफिशियल टेस्ट है। अब हम इसमें देखते हैं कि तरह तरह के क्वेश्चन कहां से आता है। यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स के नाम से क्वेश्चन आता है। क्योंकि अगर हम देखें फार्माकोपिया के हिसाब से देखें, दो टाइप की फार्माकोपिया को हम जनरल फॉलो करते हैं। कौन कौन सी, इंडियन फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। इससे सीधा सीधा क्वेश्चन आने की संभावना आजकल आने लगा क्वेश्चन। तो आईपी एंड यूएसपी, आईपी एंड यूएसपी। तो हम देखें यहां पर भी आईपी और यूएसपी में लड़ाई है, कंट्रोवर्सी है। क्या कंट्रोवर्सी है, यहां पर देखिए आईपी के हिसाब से 4 डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स होते हैं और यूएसपी के हिसाब से 7 डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स होते हैं। कितने होते हैं, 7। ये सबसे बड़ी चीज हो गई कि आईपी ने तो केवल 4 टाइप के डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स को डिस्क्राइब किया अपने फार्माकोपिया में, मतलब आईपी ने, यूएसपी ने 7 को कर दिया। और यहां पर फिर उसके बाद एक कंट्रोवर्सी और आएगी कि टाइप 1 जो डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स आप लोग देख रहे होंगे, टाइप 1 डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स जो होता है वो हमारी आईपी में कौन सा होता है, पैडल टाइप होता है। कैसा होता है, पैडल टाइप हमारी आईपी में। जबकि यदि हम यूएसपी को देखें, कहां चले हम, यूएसपी के पास चले, तो यूएसपी के पास चले तो हम देखेंगे यूएसपी में टाइप 1 होता है बास्केट टाइप। कौन सा, टाइप 1 इज दैट बास्केट टाइप। तो ये कंट्रोवर्सी है। फिर टाइप 2 में आते हैं, टाइप 2 में उलट हो जाएगा। टाइप 2 में हमारे इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से बास्केट टाइप होगा और यूएसपी के हिसाब से, अगर यूएसपी के हिसाब से देखें तो पैडल टाइप। मतलब एक तरीके से इंटरचेंज हो गया। जो टाइप 1 हमारा था, तो टाइप 1 अगर हमारा था वो यूएसपी का क्या है, टाइप 2, और जो हमारा टाइप 2 है वो यूएसपी का टाइप 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हमें याद रखना पड़ेगा, ये हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद टाइप 3 ऑपरेटर्स, यहां पर आईपी और यूएसपी दोनों सहमत हैं कि टाइप 3 जो ऑपरेटर्स होता है वो रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर होता है। कौन सा होता है, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर। इसी तरीके से टाइप 4 ऑपरेटर्स की तरफ जाते हैं, यहां पर भी यूएसपी और आईपी सहमत हैं। ये क्या होता है, फ्लो थ्रू सेल। क्या होता है, फ्लो थ्रू सेल। अब मैं ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, आपको लर्न करने की ट्रिक बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देंगे टाइप 5 पेडल ओवर डिस्क, टाइप 6 रोटेटिंग सिलेंडर। अब 4 के बाद तो फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा, आईपी यूएसपी स्टार्ट हो जाएगा। टाइप 5 पेडल ओवर डिस्क, टाइप 6 रोटेटिंग सिलेंडर और टाइप 7 रेसिप्रोकेटिंग डिस्क। ये 7 टाइप के डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स होते हैं। कितने टाइप के, 7 टाइप के। चलिए, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर सबसे बड़ी चीज, मुद्दे वाली बात, यहां पर देखिएगा, यहां पर याद करने वाली बात कि हम लोग पैदल चलना ज्यादा पसंद करते हैं, तो हम पैदल चलने में अव्वल नंबर है। टाइप 1 अमेरिकी जो होते हैं वो बास्केट लेके चलते हैं, एक बास्केट। ठीक है, तो अमेरिका बास्केट में नंबर 1 है। ठीक है, बास्केट ज्यादा बनती है अमेरिका में। तो टाइप 1 हम पैडल, टाइप 1 बास्केट, यूएसपी। अब टाइप 2 याद कर लोगे, इसका उलट होता है। टाइप 3 में देखते हैं, टाइप 3 है रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, 3 उल्टे सिलेंडर। रेसिप्रोकेटिंग का मतलब उल्टा, 3 उल्टे सिलेंडर, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर। टाइप 4 फॉर FOUR, 4 FLO, फ्लो, एक जैसा साउंड हो रहा है, 4 से फ्लो। 5
5 मतलब 5 मतलब पैडल, 5 पैडल मारोगे तो सीख जाओगे साइकिल चलाना, 5 पैडल मारोगे तो सीख जाओगे साइकिल चलाना, और जो पैडल के ऊपर डिस्क है वो घूमने लगेगी। 5 पैडल मारोगे तो क्या होगा, आपकी जो डिस्क है, डिस्क मतलब पहिए, साइकिल के पहिए 5 पैडल मारने पर ओवर डिस्क घूमने लगेंगे। तो 5 मतलब पैडल ओवर डिस्क। 6 मतलब रोटेटिंग सिलेंडर। अभी क्या था, 3 क्या था, केवल उल्टा सिलेंडर था, अब वो दुगना हो गया, मतलब 3 से क्या होगा, जस्ट डबल हो गया, तो क्या हो गया 6 मतलब 6 रोटेट करते हुए सिलेंडर। यहां पर कैसे उल्टे अकेले भरते, यहां पर कैसे करने लगे, वो रोटेट करने लगे। और 7 मतलब 7 फेरे ले लिए, ठीक है, तो डिस्क के जैसे जिंदगी भर घूमते रहोगे। 7 फेरे ले लिए तो रेसिप्रोकेटिंग डिस्क जिंदगी कहते हैं ना, 7 फेरे ले लिए तो 7.5 हो जाती। एक जस्ट जोक के हिसाब से, याद करने के हिसाब से बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे। तो यहां पर रेसिप्रोकेटिंग डिस्क, उल्टी जिंदगी की गाड़ी उल्टी घूमने लगती है, तो रेसिप्रोकेटिंग डिस्क, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट देखे थे, ऑफिशियल अनऑफिशियल, वो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम आगे चलते हैं। टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया, तो यहां पर देखिए कुछ और स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको मैंने बताया टेम्परेचर के बारे में, किसके बारे में, टेम्परेचर 37 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। बास्केट जो आप यूज कर रहे हो, बास्केट ऑपरेटर्स में उसका मैश साइज प्लस माइनस 20 से 40 के बीच में होना चाहिए, और बाद बाकी चीजें ऐसी, इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका खत्म चैप्टर। अब करते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आंसर सेक्शन पर आते हैं हम लोग। चलिए, फॉर द इवोल्यूशन ऑफ टैबलेट, ध्यान दीजिएगा, फॉर द इवोल्यूशन ऑफ टैबलेट आर टेस्ट यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग सब्सटेंस इन टैबलेट टू गो इनटू सॉल्यूशन अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। मतलब ड्रग का रिलीज, टैबलेट से ड्रग का रिलीज होना की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट, फ्राइबिलिटी टेस्ट या वेट वेरिएशन टेस्ट, कौन सा होता है, ध्यान दीजिएगा। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट मतलब किसके लिए, टैबलेट कितनी देर में ब्रेक डाउन हो रही है। फ्राइबिलिटी टेस्ट मतलब टैबलेट में ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कितना टूट फूट आ रही है, उसके लिए बता रहे हैं। वेट वेरिएशन टेस्ट में वेट का पता लग रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, डिसोल्यूशन टाइम, क्योंकि डिसोल्यूशन टाइम से या डिसोल्यूशन टेस्ट से हम कितना % ड्रग कितने टाइम में रिलीज होगा उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए दूसरा, द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ टैबलेट इज चेक्ड बाय हार्डनेस टेस्टर, फाइबिलिटी टेस्टर, डिसइंटीग्रेशन टेस्टर, नन ऑफ द अबव। मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए हार्डनेस और डिसइंटीग्रेशन फ्राइबिलिटी दोनों यूज करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल। लेकिन सबसे अगर देखें, सबसे अच्छी अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ चेक करना हो तो आप किससे करोगे, हार्डनेस टेस्टिंग से करोगे। किससे करोगे, हार्डनेस से। चलिए, द हार्डनेस रेंज ऑफ टैबलेट इज यूजुअली कितनी होती है, एक एवरेज हार्डनेस कितनी होती है, ऑप्शन ए 1 to 2 kg, ऑप्शन बी 0.5 से 1 kg, ऑप्शन सी 3 to 7 kg, डी नन ऑफ दी अबव। तो सीधा सीधा पढ़ा था, अभी एवरेज जो हार्डनेस होती है 4 kg होती है। 4 kg के हिसाब से अगर हम देखें तो रेंज देखेंगे 3 to 7 kg के आसपास आएगा। चलिए, द पेडल ओवर डिस्क यूएसपी, अभी बताया था, पेडल ओवर डिस्क, पेडल मारोगे, 5 पेडल मारोगे तो डिस्क घूमने लगेगी, कौन सा होगा, अपरेटस 5, 4 नहीं, अपरेटस 5। अपरेटस 1 नहीं होगा, अपरेटस 1 क्या होगा यूएसपी के हिसाब से, बास्केट, अपरेटस 2 पेडल, अपरेटस 3 आपका रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, और अपरेटस 5 फ्लो थ्रू, 5 मतलब पेडल ओवर डिस्क, सॉरी 4 होता फ्लो थ्रू से। Select the equation that explain the rate of drug dissolution from a tablets. Fick's law, Henderson-Hasselbalch equation, Noyes-Whitney equation, Michaelis-Menten equation. ये करेक्ट आंसर क्या होता है, नॉइज-व्हिटनी इक्वेशन, जो ड्रग रिलीज के बारे में बताती है। ध्यान दीजिएगा, ड्रग रिलीज के बारे में बताती है नॉइज-व्हिटनी इक्वेशन। इसमें हम देखते हैं dc by dt da cs minus c naught upon v, ये आपका रेट ऑफ डिसोल्यूशन को आपको बताएगी। रेट ऑफ डिसोल्यूशन नॉइज-व्हिटनी इक्वेशन के नाम से इसको जानते हैं, फिक्स लॉ के ऊपर बेस्ड रहती है। द डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टैबलेट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कितना होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम शुगर कोटेड टैबलेट के लिए। अगर देखें शुगर कोटेड के लिए 60 मिनट होता है, 30 मिनट फिल्म कोटेड का होता है, 45 किसी का नहीं होता, 75 किसी का नहीं होता। करेक्ट आंसर क्या हो, सी 60 मिनट्स। उसके बाद बात करें अदर देन टैबलेट हार्डनेस, विच मेथड यूज्ड टू मेजर द टैबलेट स्ट्रेंथ। अदर देन टैबलेट हार्डनेस के अलावा कौन सी मेथड है जो टैबलेट के स्ट्रेंथ को मेजर कर सकती है। थिकनेस, वेट वेरिएशन, फ्राइबिलिटी, ऑर्गनलेप्टिक प्रॉपर्टी।
करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्राइबिलिटी। करेक्ट आंसर क्या है? फ्राइबिलिटी। फ्राइबिलिटी इज द सेकंड पैरामीटर हु मेजर द टैबलेट स्ट्रेंथ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद आते हैं क्विकेस्ट वे ऑफ रिवीलिंग कैपिंग एंड लेमिनेशन प्रॉब्लम इन टैबलेट। मतलब अगर किसी टैबलेट में कैपिंग और लेमिनेशन की संभावना होगी तो किस टाइप के टेस्ट में वो ओवर एक्सप्रेस हो सकती है? फ्राइबिलिटी टेस्ट में, हार्डनेस टेस्ट में, वेट वेरिएशन टेस्ट में, या फिर डिसइंटीग्रेशन। तो मैकेनिकल शॉक कहां पर फील हो रहा है? मैकेनिकल शॉक कहां पर होगा? आपके फ्राइबिलिटी टेस्ट में। तो यहां पर कैपिंग और लेमिनेशन की रिवेल होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज नॉट अप्लीकेबल ऑन टैबलेट, कैप्सूल, सॉल्यूशन, पिल्स। टैबलेट पर ही अप्लीकेबल होता है, कैप्सूल पर भी अप्लीकेबल होता है, पिल्स पर भी अप्लीकेबल होता है, लेकिन सॉल्यूशन पर अप्लीकेबल नहीं होता। इन टैबलेट वेट वेरिएशन टेस्ट एज पर यूएसपी 20 द टॉलरेंस अलाउड अबव द 324 mg। यूएसपी के हिसाब से टैबलेट का वेट 324 से ज्यादा है तो अलाउंस क्या होगी? सबसे कम। कितनी अलाउंस होगी? +-5%। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। In which condition usually increase the rate of drug dissolution from a tablet? कैसे ड्रग डिसोल्यूशन कैसे इंक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज द पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग, यूज ऑफ द आयनाइज्ड और सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग, डिक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग, यूज ऑफ द फ्री एसिड एंड फ्री बेस। यहां पर क्या पूछा? इंक्रीज द रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन। पार्टिकल साइज के इंक्रीज करने से ड्रग डिसोल्यूशन क्या होगा? कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होने से ड्रग डिसोल्यूशन कम हो जाएगा। फ्री एसिड और बेस यूज करने का कोई मतलब नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यूज ऑफ द आयनाइज्ड और सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग विच इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट फॉर टैबलेट इज यूज्ड टू इंश्योर बायोइक्विवेलेंसी, पोटेंसी, प्यूरिटी, टॉक्सिसिटी। तो पोटेंसी मैंने आपको पहले बता दिया, टेस्ट किसके लिए परफॉर्म करते हैं? हम पोटेंट ड्रग के लिए परफॉर्म करते हैं। तो ये किससे, इससे क्या पता लगाते हैं? हम पोटेंसी के बारे में पता लगाते हैं। Sennheiser tester is used for the tablets to measure roughness, hardness, dissolution, friability. Hardness tester होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। Dissolution test for tablet are done to measure indirectly hardness, bioavailability, solubility, friability. Dissolution में क्या होता है? ठीक है, रिपीट में देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा उसको। हार्डनेस, बायो अवेलेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, फ्राइबिलिटी। तो डिसोल्यूशन रेट क्या? सॉल्युबिलिटी को बताता है। किसको बताता है? सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी मतलब अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन मतलब क्या? बायो अवेलेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो सॉल्युबिलिटी, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली किसको बता रहा है? बायो अवेलेबिलिटी को। डायरेक्टली किसको बता रहा है? सॉल्युबिलिटी को। इनडायरेक्टली किसको बता रहा है? बायो अवेलेबिलिटी को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। The IP test for ensuring the quality of drug product in tablet. The IP test, Indian Pharmacopoeia test दिया था, quality of drug product in tablet from include all of the following except। इनमें से कौन सा टेस्ट ऑफिशियल है? ये पूछा गया है। कौन सा अनऑफिशियल है? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑफिशियल है, डिसोल्यूशन ऑफिशियल है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ऑफिशियल है, लेकिन हार्डनेस कैसा होता है? अनऑफिशियल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। थिकनेस ऑफ टैबलेट इज डिटरमाइंड बाय माइक्रोमीटर, स्लाइडिंग कैलिपर, मॉन्सेंटो टेस्टर। मॉन्सेंटो टेस्टर से हम हार्डनेस मेजर करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। इन डिसइंटीग्रेशन टेस्ट apparatus द मूवमेंट ऑफ ट्यूब एट 28 to 32 साइकिल पर मिनट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 30 साइकिल पर मिनट। इन फ्राइबिलिटी टेस्ट द स्पीड ऑफ प्लास्टिक चैम्बर कितनी होती है? 25 आरपीएम, 50 आरपीएम, 75 आरपीएम या 100 आरपीएम। करेक्ट आंसर इज 25 आरपीएम। द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टीविटामिन टैबलेट्स के लिए नहीं होता, ट्रेस एलिमेंट्स के लिए नहीं होता, एंटीबायोटिक्स के लिए नहीं होता, पैरासीटामोल्स के लिए नहीं होता। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिलेड रिलीज सिस्टम? शुगर कोटेड, ओरली डिसइंटीग्रेशन टैबलेट, एंटेरिक कोटेड टैबलेट, ऑल ऑफ द अबव। एंटेरिक कोटेड को मैंने आपको डिलेड सिस्टम बोला था। क्या नाम दिया था? डिलेड रिलीज सिस्टम बोला था। ड्रग का रिलीज डिले हो जाता है इसमें। द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन द च्यूएबल टैबलेट्स, तो मैंने आपको बताया था मैनिटॉल। मैनिटॉल नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसका कूलिंग सेंसेशन आता है। इसके साथ में ये स्वीटनिंग एजेंट का काम करता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मैनिटॉल। इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग टाल्क इज यूज, कॉमन सी बात है ना, डाइल्यूएंट यूज एज अ डाइल्यूएंट नहीं यूज करते हम इसको, ना ग्रेनुलेटिंग एजेंट यूज करते हैं, ना ही ग्लाइडेंट, ना ही इसको डिसइंटीग्रेशन एजेंट यूज करते हैं। इसको कैसे करते हैं? ग्लाइडेंट की भांति यूज करते हैं। करेक्ट आंसर सी।
Which of the following method is not used in evolution of tablet? Angle of repose, disintegration, dissolution, weight variation. सभी यूज करते हैं, केवल एंगल ऑफ रिपोज यूज नहीं करते। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, एंगल ऑफ रिपोज पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। Which of the following test is not official in Indian pharmacopoeia? Uniformity of container content, uniformity of weight, content of active ingredient, friability, content of active ingredient। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। कंटेंट कितना है ये ऑफिशियल नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर क्या हो? सी। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट होता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट होता है, फ्राइबिलिटी होता है, कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट होता तब चलता, ये बोला है कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसमें ये नहीं होता। Capping in tablet occurs due to defective dyes and punches, damp granules, excessive fine। A और C दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। डिफेक्टिव डाइज और पंचेस होती है तब भी कैपिंग प्रॉब्लम होती है, और एक्सेसिव फाइन्स होती है तब भी कैपिंग प्रॉब्लम होती है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, डाई।